अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम कोएगुलेशन कैस्केड जो कि हम लैब में परफॉर्म करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ जो इससे रिलेटेड टेस्ट होते हैं जैसे कि पीटी टेस्ट एंड एपीटीटी टेस्ट, इसको भी हम साथ साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। इससे पहले मैं एक और वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कोएगुलेशन कैस्केड होती है उसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, तो उस वीडियो का लिंक आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी में कोएगुलेशन कैस्केड किस तरह से होती है, इसको मैं यहाँ पे जनरली बता दूंगा। फिर इसका कंपैरिजन हम करेंगे कि उस कोएगुलेशन कैस्केड के साथ जो कि हम लैब में परफॉर्म करते हैं, तो टॉपिक समझने में हमें आसानी हो जाएगी। तो जो ह्यूमन बॉडी में कोएगुलेशन कैस्केड होती है उसमें जो फर्स्ट पाथवे होता है उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। उसको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब ये जो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है ये किस तरह से स्टार्ट होता है? यहाँ पे जब वेस्कुलर इंजरी होती है, तो जब वेस्कुलर इंजरी होती है तो वहाँ पे जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो जब एंडोथेलियल सेल डैमेज होते हैं तो उससे नीचे जो सेल्स होते हैं मतलब जैसे फिब्रोब्लास्ट और स्मूथ मसल वो एक्सपोज हो जाते हैं, या जो कोलेजन होता है वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो जब ये सेल्स एक्सपोज होते हैं तो इनके सरफेस के ऊपर टिश्यू फैक्टर होता है वो भी एक्सपोज हो जाता है। तो क्या एक्सपोज हो जाता है? टिश्यू फैक्टर भी यहाँ पे एक्सपोज हो जाएगा। इसी तरह ब्लड में एक और कोएगुलेशन फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं फैक्टर 7। तो ये फैक्टर 7 क्या होता है? ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है जब वेस्कुलर इंजरी होती है, और ये फैक्टर 7 कन्वर्ट हो जाता है फैक्टर 7A में। अब क्या होगा? ये टिश्यू फैक्टर और ये फैक्टर 7 है वो जो सेल्स थे उनकी सरफेस के ऊपर ये यानी कि एक कॉम्प्लेक्स बना देंगे, इसको हम कहते हैं एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और ये कहाँ पे बन रहा है? उन सेल की सरफेस के ऊपर जो फास्फोलिपिड्स होते हैं वहाँ पे ये बन रहा होता है, यानी कि फास्फोलिपिड का प्रेजेंट होना लाजमी है। और इसके साथ साथ यहाँ पे कैल्शियम का भी प्रेजेंट होना लाजमी है। तो ये जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स बनता है यानी कि टिश्यू फैक्टर और ये फैक्टर 7 है, इसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक एक्सएज। अब ये एक्सट्रिंसिक एक्सएज क्या करता है? ये एक और होता है फैक्टर, कोएगुलेशन फैक्टर, जिसे हम कहते हैं फैक्टर X या फैक्टर 10, उसकी एक्टिवेशन करवा देगा और उसको कन्वर्ट कर देगा फैक्टर XA में। अब इसी तरह एक और होता है कोएगुलेशन फैक्टर जिसे हम कहते हैं फैक्टर 5A, वो यहाँ पे इसके साथ आके अटैच हो जाएगा फैक्टर XA के साथ। अब यहाँ पे एक और एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये मोस्टली प्लेटलेट्स की सरफेस के ऊपर ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है, और यहाँ पे भी फास्फोलिपिड्स का प्रेजेंट होना लाजमी है और साथ साथ कैल्शियम का भी प्रेजेंट होना लाजमी है। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये क्या करता है? ये कन्वर्ट कर देता है प्रोथ्रोम्बिन को, यहाँ पे मैं P से शो कर देता हूँ प्रोथ्रोम्बिन को, उसको कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में। अब जब थ्रोम्बिन की प्रोडक्शन हो जाती है तो ये थ्रोम्बिन क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में, इसमें कन्वर्ट कर देगा फिब्रिन में। अब ये जो फिब्रिन है ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होता है कोएगुलेशन कैस्केड में, क्योंकि ये जो फिब्रिन होते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि प्लेटलेट्स को टाइटली बॉन्ड करते हैं और उससे एक स्ट्रॉन्ग क्लॉट बन जाता है। अब ये जो पाथवे होता है इसको हम कहते हैं कॉमन पाथवे। इसको हम कॉमन पाथवे क्यों कहते हैं ये आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा। तो ये हो गया एक्सट्रिंसिक पाथवे और ये हो गया कॉमन पाथवे। इसी तरह एक और पाथवे भी होता है जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। अब ये क्या हो गया? इंट्रिंसिक पाथवे। अब ये किस तरह से स्टार्ट होता है? इसमें होता है ये है कि जब वेस्कुलर इंजरी होती है तो जैसे यहाँ पे टिश्यू फैक्टर की मदद से क्या हुआ था, ये पाथवे एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट हुआ था। तो इसी तरह जब वेस्कुलर इंजरी होती है तो डिफरेंट कंपोनेंट्स एक्सपोज हो जाते हैं, स्पेशली जैसे कोलेजन हो गया वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो जब ये कोलेजन एक्सपोज हो जाता है तो यहाँ पे जो ब्लड होता है वहाँ पे एक कोएगुलेशन फैक्टर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं फैक्टर 12, जिसे हम क्या कहते हैं? फैक्टर 12। तो जब इसका कंटैक्ट इन एक्सपोज कंटेंट्स के कंपोनेंट के साथ होता है मतलब जैसे कोलेजन वगैरह, तो ये फैक्टर 12 क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है फैक्टर 12A में। इसको हम कहते हैं कंटैक्ट एक्टिवेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो फैक्टर 12 है इसका कंटैक्ट इन एक्सपोज कंपोनेंट के साथ हुआ है, तो इसी वजह से ये फैक्टर 12 एक्टिवेट हो गया है फैक्टर 12A में। अब ये जो फैक्टर 12A होता है ये एक और कंपोनेंट या एक और मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करवाता है जिसे हम कहते हैं प्री कैलिक्रेन। प्री कैलिक्रेन को क्या करता है? ये कन्वर्ट कर देता है कैलिक्रेन में। अब ये जो कैलिक्रेन होता है ये फैक्टर 12 को एक्टिवेट करवा देता है फैक्टर 12A में। तो इस तरह से एक लूप ये प्रोड्यूस हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक लूप। तो इस पॉजिटिव फीडबैक लूप की मदद से क्या होगा? बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैक्टर 12A प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो जब फैक्टर 12A बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो ये एक और फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं फैक्टर 11, उसको ये एक्टिवेट करवा देते हैं और ये कन्वर्ट कर देंगे उसको फैक्टर 11A में।
अब ये जो फैक्टर 11A होता है ये एक और फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं फैक्टर 9, ये उसको एक्टिवेट करवा देगा और कन्वर्ट कर देगा फैक्टर 9A में। अब ये जो फैक्टर 9A होता है इसके साथ कोएगुलेशन फैक्टर 8 आके अटैच हो जाता है, यानी एक्टिवेटेड जो फॉर्म होगी वो होगी फैक्टर 8A। तो ये जो पूरा एक कम्प्लेक्स बनता है इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक एक्सएज, क्योंकि ये इंट्रिंसिक पाथवे की मदद से ये प्रोड्यूस हुआ है। तो जैसे यहाँ पे एक्सट्रिंसिक एक्सएज इस एक्स की एक्टिवेशन करवा रहा था XA में, तो इसी तरह इंट्रिंसिक एक्सएज क्या करेगा, इस एक्स की एक्टिवेशन करवा देगा XA में। तो इसी तरह जो आगे स्टेप होंगे वो सारे वही होंगे जैसे यहाँ पे थे। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं कॉमन पाथवे, क्योंकि इसमें ये एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे दोनों यहाँ पे आके मर्ज हो जाते हैं, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं कॉमन पाथवे। अब हम देखते हैं कि लैब में ये हम कोएगुलेशन कैस्केड किस तरह से परफॉर्म करते हैं या किस तरह से इनिशिएट करवाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि लैब में हम एक्सट्रिंसिक जो पाथवे और कॉमन पाथवे किस तरह से करेंगे। उसमें हम करते ये हैं कि हमारे पास जो होता है प्लाज्मा सैंपल हम लेते हैं, ये हो गया हमारे पास प्लाज्मा सैंपल। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें डिफरेंट जो कम्प्लेक्स बनते हैं एंजाइम वगैरह के, तो उनमें फास्फोलिपिड का प्रेजेंट होना लाजमी है और साथ साथ कैल्शियम का भी प्रेजेंट होना लाजमी है। अब ये जो हमारे पास प्लाज्मा होता है इसमें ये डिफरेंट जो कोएगुलेशन फैक्टर होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी, लेकिन उसमें जो टिश्यू फैक्टर वगैरह होते हैं वो कम तादाद होती है, वो कोएगुलेशन को एक्टिवेट नहीं करवा सकते। तो हम फिर क्या करते हैं, इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे इस प्लाज्मा के अंदर एक तो टिश्यू फैक्टर को इंसर्ट कर देंगे और इसके साथ साथ इसमें फास्फोलिपिड को इंसर्ट कर देंगे और उसके साथ साथ हम कैल्शियम को इंसर्ट कर देंगे। तो जब ये तीन चीज़ें हम इंसर्ट करेंगे तो इसके अंदर जो कोएगुलेशन फैक्टर होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे और इसी तरह ये एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट हो जाएगा और वो फिर कॉमन पाथवे की तरफ जाएगा और अल्टीमेटली फिब्रिन की प्रोडक्शन होगी और यहाँ पे हमें क्लॉट नज़र आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ये एक्सट्रिंसिक और कॉमन पाथवे लैब में परफॉर्म करते हैं, यानी उसमें हम टिश्यू फैक्टर इंसर्ट करेंगे, फास्फोलिपिड इंसर्ट करेंगे और कैल्शियम इंसर्ट करेंगे। अब ये जो टेस्ट होता है इसको हम कहते हैं पीटी टेस्ट, इसे हम क्या कहते हैं पीटी टेस्ट। तो पीटी टेस्ट में हम एक्सट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे परफॉर्म करते हैं और पीटी टेस्ट में हम क्या कर रहे होते हैं, ये जो कोएगुलेशन फैक्टर होते हैं जो कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं और कॉमन पाथवे में जो कोएगुलेशन फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं उनकी प्रेजेंस या उनकी जो वर्किंग कैपेबिलिटी होती है उनको हम चेक कर रहे होते हैं। मसलन कौन कौन से, मसलन जैसे ये फैक्टर 7 है इसकी हम प्रेजेंस को चेक करेंगे, फैक्टर 10 की प्रेजेंस को चेक करेंगे पीटी टेस्ट में, और इसी तरह प्रोथ्रोम्बिन की प्रेजेंस को चेक करते हैं और फिब्रिनोजेन की प्रेजेंस को हम चेक कर सकते हैं पीटी टेस्ट की मदद से। और स्पेशली जो एक्सट्रिंसिक पाथवे अगर देखना हो तो उसमें फैक्टर 7 जो है वो स्पेशली पीटी टेस्ट के लिए होगा। इसी तरह हम इंट्रिंसिक पाथवे किस तरह से लैब में करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उसमें भी हम ये प्लाज्मा सैंपल लेते हैं, ये हो गया हमारे पास प्लाज्मा सैंपल। अब जैसे यहाँ पे हमने एक्सट्रिंसिक पाथवे इनिशिएट करवाने के लिए हमने टिश्यू फैक्टर इंसर्ट किया था, क्योंकि जैसे यहाँ पे टिश्यू फैक्टर ज़रूरी होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे को स्टार्ट करवाने के लिए। तो यहाँ पे जैसे ये फैक्टर 12 था तो इसका कंटैक्ट हुआ था उन एक्सपोज कंपोनेंट के साथ, फिर ये फैक्टर 12 एक्टिवेट हुआ था। तो यहाँ पे हमने कोई ऐसी सरफेस इंसर्ट करनी है इसके अंदर जिस उस सरफेस के साथ जब इस फैक्टर 12 का कंटैक्ट होगा तो ये फैक्टर 12 क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो उसके लिए हम फिर कोई एक्टिवेटर इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। मोस्टली हम केओलिन इंसर्ट करते हैं। केओलिन क्या होते हैं, क्ले लाइक प्रोडक्ट्स होती हैं, वो क्या करती हैं, उनकी सरफेस नेगेटिवली चार्ज होती है, या फिर हम समटाइम गिलास बीड्स भी यूज़ करते हैं, उनके वो क्या होते हैं गिलास बीड्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये केओलिन क्या करेगा, एक्टिवेटर का काम करेगा। तो जब इस प्लाज्मा के अंदर केओलिन इंसर्ट करेंगे तो ये केओलिन क्या करेगा, फैक्टर जो 12 है इसकी एक्टिवेशन करवा देगा। और इसके साथ साथ ये जो डिफरेंट ये जो होती है कोएगुलेशन कैस्केड, इसमें फास्फोलिपिड का भी प्रेजेंट होना लाजमी होता है और कैल्शियम का भी प्रेजेंट होना लाजमी होता है। तो इसमें भी हम फास्फोलिपिड को इंसर्ट करेंगे और साथ में कैल्शियम को भी इसमें इंसर्ट कर देंगे। तो अब ये जो पाथवे होगा इसमें इंट्रिंसिक और ये जो कॉमन पाथवे हैं ये परफॉर्म होंगे इस ट्यूब के अंदर और अल्टीमेटली क्या होगा, फिब्रिन की प्रोडक्शन होगी और यहाँ पे हमें क्लॉट नजर आएगा। अब इस टेस्ट को हम कहते हैं APTT टेस्ट कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया पीटी टेस्ट और ये हो गया APT टेस्ट। पीटी टेस्ट में हमने एक्सट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे के जो कोएगुलेशन फैक्टर होते हैं उसको हम डिटेक्ट करते हैं, और जो APTT टेस्ट होता है इसकी मदद से हम
इंट्रिंसिक पाथवे के जो फैक्टर होते हैं और कॉमन पाथवे के जो फैक्टर होते हैं उसकी प्रेजेंस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे इसमें हम फैक्टर 12 को डिटेक्ट कर सकते हैं, फैक्टर 11 को डिटेक्ट करेंगे, फैक्टर 9 को डिटेक्ट करेंगे, फैक्टर 8 की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं, और इसी तरह 10 को, क्योंकि ये कॉमन पाथवे भी इसमें आ जाएगा, और प्रोथ्रोम्बिन को डिटेक्ट कर सकते हैं और फिब्रिनोजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि इसका जो ये होता है पाथवे, ये काफ़ी लेंथी होता है, तो इसी वजह से एपीटी टेस्ट परफॉर्म करने में ज़्यादा टाइम लगता है। और पीटी जो है इसका जो पाथ है वो थोड़ा कम है इससे, तो इसमें कम टाइम लगता है पीटी टेस्ट परफॉर्म करने में। तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें, और इस वीडियो को लाइक भी करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।